हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताने वाले हैं एक पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स, इस पैसेज में आपको बहुत से रूल्स भी सीखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस इसमें है कि बच्चों को यह कहते अक्सर सुना जाता है कि काश हम बड़े हो जाएं, और बड़े बूढ़ों को यह कहते सुना जाता है कि काश हम फिर से जवान हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चों को यह कहते अक्सर सुना जाता है। इतना सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा कि बच्चों को यह कहते अक्सर सुना जाता है। तो सुना जाता है, यहाँ पे देखेंगे सुनना एक एक्शन है, एक वर्ब है, और इसके बाद जाना वर्ड आ गया है, बट यहाँ पे जाने का कोई काम नहीं हो रहा है। और यही हमने आपको पहचान बताया था पैसिव वॉइस का। तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और लास्ट में ता है आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। तो किसे सुना जाता है? बच्चों को। तो बच्चे हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि द चिल्ड्रेन, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाना है, तो इसमें हमें इज, एम या आर का यूज करना होगा। और चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन आर, और अक्सर के लिए हम ऑफन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ऑफन का यूज कर देंगे। द चिल्ड्रन आर ऑफन, अब सुना जाता है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी होगी। तो हियर का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम हर्ड का यूज कर देंगे। तो इतना हमने ट्रांसलेट किया कि द चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड, अर्थात बच्चों को प्रायः सुना जाता है। अब क्या करते हुए, यहाँ पे बताया गया कि कहते हुए। क्या करते हुए? कहते हुए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि अगर किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या फिर सुना जाए, तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो क्या करते हुए? कहते हुए। तो यहाँ पे हमें से का आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। सेइंग, कहते हुए के लिए यहाँ पे हम सेइंग का यूज करेंगे। अब क्या कहते हुए? कि काश हम बड़े हो जाएं। अब इसको अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दें तो और आसान हो जाएगा इसको ट्रांसलेट करना। की के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके जैसा सेंटेंस है बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट कर लेंगे, काश हम बड़े हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जो ये काश वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें काश का यूज हुआ रहता है, तो इसमें कई तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मान लेते हैं, इस तरह का सेंटेंस आ सकता है कि काश मेरे पास पैसे होते। काश मेरे पास पैसे होते। या फिर अगर कहना हो कि काश उसके पास कार हो। या फिर हम कह सकते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। या फिर हम कह सकते हैं कि काश मैं पास हो गया होता। या फिर हम कह सकते हैं कि काश मैं बड़ा हो जाऊं। तो इसमें देखा जाए तो जितने भी सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे, ये सब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। इसमें हमें अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा है कि काश मेरे पास पैसे होते। तो यहाँ पे पोजीशन वाली बात हुई कि मेरे पास पैसे होते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काश के लिए तो हम आई विश का यूज करते हैं। और यहाँ पे बात हुई पास्ट टाइम की कि काश मेरे पास उस समय पैसे होते। तो ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम आई हैड का यूज करेंगे। आई विश आई हैड मनी। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि काश उसके पास कार हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि काश उसके पास कार हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें हैड का नहीं बल्कि हैज या हैव का यूज करना होगा पोजीशन के लिए, कि आई विश ही हैज अ कार। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है काश मैं प्रधानमंत्री होता, यानी प्रधानमंत्री हूं नहीं, प्रधानमंत्री होता। यहाँ भी अगर देखा जाए तो पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो हम इसको बना सकते हैं कि आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, आई विश के साथ आई वर का यूज करते हैं। अगर मैं कुछ होता, काश मैं पक्षी होता, आई विश आई वर अ बर्ड। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काश मैं पास हो गया होता।
यहाँ भी एक पास्ट टाइम की बात हुई है कि काश मैं पास हो गया होता। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि आई विश आई वुड हैव पास्ड, यहाँ पे हमें वुड हैव का यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि काश मैं बड़ा हो जाऊं, काश मैं बड़ा हो जाऊं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विश, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करना होगा आई विश से, और मैं बड़ा हो जाऊं ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप से बनाएंगे। आई विश आई ग्रो ओल्ड, आई विश आई ग्रो ओल्ड, काश मैं बड़ा हो जाऊं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अलग अलग सिचुएशन में हम आई विश के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि काश हम बड़े हो जाएं, यहाँ भी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि प्रेजेंट टाइम में हम बड़े हो जाएं, तो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे आई विश के साथ। तो कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखेंगे आई विश, और हम बड़े हो जाएं, हम के लिए यहाँ पे वी का यूज करेंगे। बड़े हो जाएं इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी बिकम, या फिर यहाँ पे बड़े होने के लिए ग्रो ओल्ड का यूज कर सकते हैं, वी ग्रो ओल्ड। तो द चिल्ड्रेन आर ऑफन हर्ड, अर्थात बच्चों को प्रायः सुना जाता है सेइंग या कहते हुए काश हम बड़े हो जाएं। इसके लिए हम क्या बनाएंगे कि आई विश वी ग्रो ओल्ड। अब इसके बाद है और बड़े बूढ़ों को यह कहते सुना जाता है, और बड़े बूढ़ों को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, बड़े बूढ़ों की अंग्रेजी सीधे हम यहाँ पे ग्रोन अप्स कर सकते हैं। ग्रोन अप्स का मतलब हो गया बड़े बूढ़े, एंड ग्रोन अप्स आर, यहाँ भी वही स्ट्रक्चर यूज करना है। बड़े बूढ़ों को सुना जाता है, ये भी पैसिव वॉइस का है, तो एंड ग्रोन अप्स आर हर्ड, एंड ग्रोन अप्स आर हर्ड। अब यहां भी आया कहते हुए, तो कहते हुए के लिए सेइंग का यूज करेंगे, सेइंग। फिर यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, और इसके बाद है काश हम फिर से जवान हो जाएं, तो यहाँ भी हमें वही स्ट्रक्चर यूज करना है। काश के लिए आई विश, और हम फिर से जवान हो जाएं, तो यहाँ पे हम के लिए बी का यूज करेंगे, और जवान हो जाएं होना के लिए बिकम का यूज करेंगे, वी बिकम। जवान के लिए यंग, वी बिकम यंग, और फिर से के लिए हम यहाँ पे अगेन का यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि हर आयु के अपने सुख दुख होते हैं, हर आयु के अपने सुख दुख होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर आयु में लोगों के अपने सुख दुख होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इसमें हैज या हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे पोजीशन की बात हुई है कि हर आयु में अपने सुख दुख होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर आयु के लिए एवरी एज, और यहाँ पे हमें हैज या हैव का यूज करना है। एवरी का यूज हुआ है तो ये सिंगुलर है, हैज का यूज करेंगे। एवरी एज हैज, अब इसके अपने सुख दुख होते हैं, इट्स ओन। अब सुख दुख की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सैरो एंड, इट्स ओन सैरो एंड प्लेजर। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि एवरी एज हैज इट्स ओन सैरो एंड प्लेजर, अर्थात हर आयु के अपने सुख दुख होते हैं। तो अब इसके बाद देखा जाए तो और सबसे संतुष्ट व्यक्ति वह होता है, ये आया हुआ है, और के लिए हम एंड का यूज करेंगे। सबसे संतुष्ट व्यक्ति वह होता है, तो सबसे संतुष्ट व्यक्ति की अंग्रेजी क्या हो जाएगी कि द मोस्ट, सबसे की बात हुई सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे मोस्ट का यूज करेंगे। द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, सबसे संतुष्ट व्यक्ति की अंग्रेजी हो गई द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन। वह होता है इज द वन, वह होता है के लिए भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो एंड द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन इज द वन, वह व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति, जो व्यर्थ के पश्चाताप में समय ना गवा कर। अब इसको हम अभी बाद में ट्रांसलेट करेंगे, व्यर्थ के पश्चाताप में समय ना गवा कर, इतने को हम अभी छोड़ देंगे, इसको बाद में करते हैं। जो हर अवस्था में मजे लेते हैं, पहले इतना हमें ट्रांसलेट करना है, अर्थात और सबसे संतुष्ट व्यक्ति वह होता है जो हर अवस्था में मजे लेते हैं। इतना हमारा मेन सेंटेंस इसमें है।
तो जो के लिए अब यहाँ पे हु का यूज हम कर सकते हैं। अब मजे लेते हैं, मजे लेने के लिए टेक प्लेजर का भी यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। बिल्कुल लिटरली अगर ट्रांसलेट किया जाए तो हु टेक्स प्लेजर, यहाँ पे पर्सन सिंगुलर है तो टेक्स हो जाएगा, हु टेक्स प्लेजर, हु टेक्स प्लेजर। अब हर अवस्था में के लिए हम क्या लिखेंगे, एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज, और चाहे तो यहाँ पे हम ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की हर अवस्था में मजे लेते हैं। अब हमने क्या छोड़ा था कि जो व्यर्थ के पश्चाताप में समय ना गंवाकर, अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि व्यर्थ के पश्चाताप में समय गंवाए बिना। इस तरह से अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे विदाउट का यूज कर देंगे। फ्रेंड्स, हमेशा हमें केवल लिटरली ही ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसका हमें सेंस निकालना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इसी सेंटेंस को, जिसका सेंस बिल्कुल वही हो, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा थोड़ा आसान हो जाए। तो ये सोचना हमें आना चाहिए। तो व्यर्थ के पश्चाताप में समय गंवाए बिना, बिना के लिए हमने यहाँ पे विदाउट का यूज किया, और विदाउट एक प्रेपोजिशन है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो समय गंवाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेस्टिंग, विदाउट वेस्टिंग, और समय के लिए टाइम हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अर्थात समय गंवाए बिना। अब किस में समय गंवाए बिना, व्यर्थ के पश्चाताप में के लिए यहाँ पे हम सीधे इन का यूज करेंगे, इन वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, इन वेन। और पश्चाताप की अंग्रेजी क्या होती है, रिपेंटेंस होती है, क्योंकि रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना। ये एक वर्ब है, इसका एक नाउन हमें बनाना होगा, तो रिपेंटेंस हम लिखेंगे। तो इन वेन रिपेंटेंस। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि एवरी एज हैज इट्स ओन सारो एंड प्लेजर, यानी कि हर अवस्था के अपने सुख और दुख होते हैं। अब इसके बाद है कि और सबसे संतुष्ट व्यक्ति वह होता है, इसके लिए हमने ट्रांसलेट किया कि एंड द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन इज द वन, एंड द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन इज द वन, और सबसे संतुष्ट व्यक्ति वह होता है जो हर अवस्था में मजे लेते हैं। तो हु टेक्स प्लेजर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमने थोड़ा सेंस निकाल के इसको ट्रांसलेट किया है कि जीवन की हर अवस्था में मजे लेते हैं। अब इसमें बचा क्या था कि व्यर्थ के पश्चाताप में समय न गंवाकर, इसको हमने ट्रांसलेट किया कि व्यर्थ के पश्चाताप में समय गंवाए बिना। तो ये और इजी हो गया। यहाँ पे हमने विदाउट का यूज किया, विदाउट वेस्टिंग टाइम इन वेन रिपेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का सेंटेंस। तो इसके आगे का सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि है बचपन एक ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। तो बचपन एक ऐसी अवस्था है, सबसे पहले हमें इतना ट्रांसलेट करना है। तो क्या हो जाएगा कि चाइल्डहुड, बात हो रही इसमें बचपन की, तो चाइल्डहुड हमारा सब्जेक्ट है। चाइल्डहुड इज अ स्टेज, अर्थात बचपन एक ऐसी अवस्था है, चाइल्डहुड इज अ स्टेज, जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। तो जब के लिए यहाँ पे हम व्हेन का यूज कर देंगे, व्हेन। और जिम्मेदारियां की अंग्रेजी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। तो कम के लिए हम यहाँ पे लेस का यूज कर सकते हैं, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस। तो ये सेंटेंस हमारा था कि बचपन एक ऐसी अवस्था है, अर्थात चाइल्डहुड इज अ स्टेज जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस। और इसके बाद क्या कहा गया कि और जब जीवन में चीजें नित नए रूप में सामने आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है, तो नित का मतलब क्या होता है, नित का मतलब रोज से है। तो हम क्या करेंगे, और के लिए सीधे हम एंड का यूज करेंगे, एंड व्हेन, और जब के लिए एंड व्हेन। जीवन में चीजें, तो चीजें यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, जीवन में चीजें सामने आती है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जीवन में चीजें। तो पीछे से हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि थिंग्स इन लाइफ, व्हेन थिंग्स इन लाइफ, जब जीवन में चीजें नित नए रूप में सामने आती हैं। तो सामने आना की अंग्रेजी कम अप होती है, और थिंग्स यहाँ पे प्लूरल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सामने आती है
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए यहाँ पे हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे कम अप, सामने आती है अब नए रूप में, नित नए रूप में, नए रूप में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी इन न्यू फॉर्म, इन न्यू फॉर्म। और नित का मतलब रोज से है, इसलिए लास्ट में यहाँ पे हम डेली का यूज कर देंगे, डेली। तो चाइल्डहुड इज ए स्टेज, अर्थात बचपन एक ऐसी अवस्था है व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस, जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, एंड व्हेन थिंग्स इन लाइफ कम अप इन न्यू फॉर्म डेली, और जब चीजें जीवन में नित नए रूप में सामने आती हैं। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया कि और जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में भी आनंद मिलता है। तो किसी को आनंद मिलता है का मतलब क्या है कि कोई एंजॉय करता है। तो और जब की अंग्रेजी हो जाएगी कि एंड व्हेन, और कोई एंजॉय करता है, कोई के लिए यहाँ पे हम समवन या फिर केवल वन का ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एंजॉय करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और वन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एंजॉयज का यूज करेंगे। एंड व्हेन वन एंजॉयज, और जब किसी को आनंद मिलता है। अब किस में आनंद मिलता है? साधारण कामों में भी। यहाँ पे बताया गया कि वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में भी। तो हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना है सबसे पहले कि साधारण कामों में भी, पहले इतना हमें ट्रांसलेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एंजॉय के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सीधे हमें लिखना है कि साधारण कामों को भी। तो यहाँ पे भी के लिए हम इवन का यूज करेंगे, इवन द सिंपल टास्क, इवन द सिंपल टास्क, साधारण काम के लिए सिंपल टास्क का यूज करेंगे। एंड व्हेन वन एंजॉयज इवन द सिंपल टास्क, अब कैसे साधारण कामों को? वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे। तो जैसे के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे लाइक का यूज करेंगे जैसे के लिए, तो हो जाएगा लाइक। अब खेलने में देखा जाए तो यहाँ पे ने आया है, अर्थात नाने ने आने पर हम क्या करते हैं, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, लाइक प्लेइंग, खेलने जैसी है तो लाइक प्लेइंग। अब किस में खेलने जैसी? वर्षा या बर्फ में। तो यहाँ पे हम इन का यूज कर सकते हैं, इन द रेन, वर्षा में के लिए इन द रेन, और बर्फ में और स्नो। तो ये सेंटेंस हमारा था कि और जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में भी आनंद मिलता है। इसको हमने ट्रांसलेट किया कि और जब कोई आनंद लेता है, और जब कोई एंजॉय करता है। तो एंड व्हेन वन एंजॉयज, अब किसे एंजॉय करता है? साधारण कामों को भी। तो भी के लिए हमने इवन का यूज किया, इवन द सिंपल टास्क। अगर हम यहाँ पे द नहीं लगाते तब भी सही है, इवन सिंपल टास्क। अब कैसे साधारण कामों का? वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे। तो जैसे के लिए हमने यहाँ पे लाइक का यूज किया, और खेलने यहाँ पे एक वर्ब है और इसमें ने आया हुआ है, तो इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा गया, लाइक प्लेइंग इन द रेन, यानी कि वर्षा में, और स्नो या फिर बर्फ में। तो इस प्रकार से इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि लेकिन बच्चा अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसलेट करेंगे कि लेकिन बच्चा स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कौन स्वतंत्र नहीं होता है, तो आंसर क्या मिल जाएगा कि बच्चा स्वतंत्र नहीं होता है। तो इतना सबसे पहले हमें ट्रांसलेट कर लेना है। लेकिन के लिए बट का यूज करेंगे, बच्चा स्वतंत्र नहीं होता है, द चाइल्ड इज, बट द चाइल्ड इज, या फिर अ चाइल्ड कर सकते हैं, बट अ चाइल्ड इज नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं होता है, बट अ चाइल्ड इज नॉट फ्री। अब क्या करने में स्वतंत्र नहीं होता है? अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए। तो कुछ भी करने के लिए यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टू डू एनीथिंग। अब अपनी इच्छानुसार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कि जो भी वह इच्छा करता है, ही विशेस, जो भी वह इच्छा करता है, ही विशेस। But a child is not free to do anything he wishes. लेकिन एक बच्चा कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं होता है,
ही विशेज, जो उसकी इच्छा होती है। या फिर हम यहाँ पे बाय हिज ओन विल कर सकते हैं, बाय हिज ओन विल, अपनी इच्छा अनुसार, ये भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद है और वह अपने को लगातार या सुनते हुए पाता है, और वह अपने को लगातार या सुनते हुए पाता है। तो सबसे पहले हमें ये ट्रांसलेट करना होगा कि और वह अपने को पाता है, तो इसके लिए एंड ही पाता है, ये अगर देखा जाए तो ता है आया है, यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फाइंड्स हो जाएगा। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ, स्वयं को पाता है, अपने को पाता है, तो यहाँ पे हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ, और वह अपने को पाता है, क्या करते हुए, सुनते हुए, लगातार सुनते हुए। लगातार की अंग्रेजी क्या होती है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। लगातार के लिए हम कॉन्स्टेंटली का यूज कर सकते हैं, और सुनते हुए आया हुआ है तो इसमें हम हियरिंग कर देंगे, कॉन्स्टेंटली हियरिंग दैट, लगातार सुनते हुए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंटली हियरिंग दैट। अब इसके बाद देखते हैं, यह मत करो वह मत करो। इसको हमें देखा जाए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, तो इसको ऐसे ही हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख के। तो यह मत करो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डोंट डू दिस, यह मत करो, डोंट डू दिस। वह मत करो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस पैसेज को ट्रांसलेट करके आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।